Assalamu alaikum. I hope everyone is doing well and good. So we are starting with one more case study. This is the latest past paper again. This is October-November 2024, paper 2 variant 2. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है. Telling you once again, the paper is of 2 hour and 15 minutes. And at this point, you guys should know, okay, for section A, which is your case study, we have allotted a time of 45 minutes. And for section B, that is your structured questions, we allocate the time of 1 hour and 30 minutes, right? अच्छा, काम की बात. सेक्शन बी आपने पहले अटेम्प्ट करना है और सेक्शन ए इसके बाद अटेम्प्ट करना है, राइट? सो स्टार्टिंग विद द केस स्टडी. ये सेक्शन ए आपके सामने है, गौर से देखिएगा. सेक्शन ए, चेंजेस इन जॉर्डन्स इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन. जॉर्डन फैक्ट फाइल 2020, ये असली डेटा है. Jordan's population is 11 million. Economic growth rate is minus 1.5. So the moment I see minus 1.5, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कंट्री के अंदर नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ है. ठीक है, ये आप जब केस स्टडी कर रहे होंगे ना, तो आप साइड पे छोटा छोटा लिख लेना. और नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है आउटपुट और जीडीपी कंट्री का गिर रहा है. ओके, नेक्स्ट. Labor force employed in the primary sector is 2%. Labor force employed in the tertiary sector is 79%. जैसे ही मैंने ये देखा कि प्राइमरी सेक्टर में 2% है, टर्शरी में 79% है, मुझे एक बात बताओ, टोटल कितना होता है? टोटल लेबर फोर्स है 100%. ठीक है, टोटल लेबर फोर्स है 100%. कितने सेक्टर होते हैं? तीन. खुद से निकाल लो भाई, खुद से. कितने सेक्टर होते हैं? तीन. कौन कौन से होते हैं आप सबको पता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर. ऐसा ही है भाई, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर. प्राइमरी में कितनी है? 2%. टर्शरी के अंदर कितनी है? 79%. तो 79 और 2 कितना होता है? 81. तो सेकेंडरी में कितनी होगी? सेकेंडरी में कितनी परसेंट होगी? लेबर फोर्स एम्प्लॉयड 19%. किसके अंदर होगी? सेकेंडरी के अंदर. खुद से निकाल लो भाई चीजों को. ओके. अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 23%. ठीक है. इन्फ्लेशन रेट इज 2%. ट्रेड इन सर्विस का बैलेंस है -1 बिलियन. इम्पोर्ट टैरिफ का रेवेन्यू है 0.7 बिलियन. प्राइमरी इनकम बैलेंस है 0.89 बिलियन. जैसे ही मैंने देखा ट्रेड इन सर्विस का बैलेंस है -1 बिलियन, प्राइमरी इनकम का बैलेंस है 0.8 बिलियन. मुझे ये बताओ, करंट अकाउंट के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं? आज फिर रिवाइज करा रहा हूँ. करंट अकाउंट इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट. करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का सबसे बड़ा पोर्शन है. करंट अकाउंट के अंदर चार कंपोनेंट्स होते हैं. पहला होता है ट्रेड इन गुड्स, दूसरा होता है ट्रेड इन सर्विसेज, तीसरा होता है नेट इनकम्स जिसको प्राइमरी इनकम कहते हैं, और चौथा होता है नेट ट्रांसफर्स. तो इसने बोला है केस के अंदर कि ट्रेड इन सर्विस नेगेटिव के अंदर है और नेट इनकम्स का जो बैलेंस है वो पॉजिटिव है. यू कैन चेक. ट्रेड इन सर्विस -1 बिलियन है, प्राइमरी इनकम 0.8 बिलियन है. देर इज नो डेटा अबाउट ट्रेड इन गुड्स एंड नेट ट्रांसफर्स. नेट ट्रांसफर्स को सेकेंडरी इनकम कहते हैं. ठीक है. अच्छा जी. इन 2020 जॉर्डन हैज अ डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट ऑफ इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये कह रहा है 2020 के अंदर जॉर्डन का जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट के अंदर है. सर डेफिसिट के अंदर कैसे है यार? -1 प्लस 0.8, तो कितने का डेफिसिट है? -0.2 का. सही कह रही है. कितने का डेफिसिट है? -0.2 का. ऐसा ही है भाई. दिस डेफिसिट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ डिक्लाइन इन जॉर्डन्स टोटल डिमांड इन दैट ईयर. This lower total demand was the most important reason why number of workers were greater than the number of jobs available. ये कह रहा है कि ये जो डिमांड गिर रही थी ना, ये जो डिमांड गिर रही थी, यही रीजन है कि नंबर ऑफ वर्कर क्यों ज्यादा है और नंबर नंबर ऑफ जॉब्स है. डिमांड गिर रही है, डिमांड गिर रही है तो डिमांड फॉर लेबर गिर रही है. डिमांड फॉर लेबर गिर रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है. तभी कह रहा है कि जॉब्स कम है और नंबर ऑफ वर्कर ज्यादा है, क्योंकि डिमांड गिर रही है जॉर्डन की इकोनॉमी की. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट फेल इन मोस्ट ऑफ जॉर्डन्स इंडस्ट्री. मोस्ट में इंडस्ट्री कितनी है? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री. ठीक है. अच्छा जी. वन ऑफ द जॉर्डन्स मेन इंडस्ट्रीज टूरिज्म. जॉर्डन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टूरिज्म के ऊपर. ठीक है. Recent years have seen mergers between some of Jordan's tourism firm.
पहले बताओ मर्जर का मतलब क्या होता है। मर्जर होता है जब दो फर्म्स आपस में अग्री होती हैं और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव और एक कॉमन नेम के लिए, कॉमन मकसद के लिए काम करती हैं। ऐसा ही है भाई। तो यार जब दो फर्म्स आपस में मर्ज होंगी तो कंपटीशन कम हो जाएगा, मोनोपोली बन जाएंगी। सही है। सही है, कंपटीशन मर्जर होगा तो इसकी वजह से कंपटीशन कम होगा, मोनोपोली बन सकती हैं। आगे पढ़ते हैं। दीज मर्जर्स रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ सम हॉलीडे एंड रेज देयर क्वालिटी। जैसे ही मर्जर हुआ तो इससे प्राइस रिड्यूस हो गई और क्वालिटी बढ़ गई। ये काम की बात है कि मर्जर की वजह से हॉलीडे की प्राइस हॉलीडे की प्राइस कम हो गई है और क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो गई है। ठीक है, ये इसने बात बोली है इस पैराग्राफ में। और इसने बोला है कि इसका जो मेन रेवेन्यू है वो टूरिज्म से आता है ना, मतलब ये अपने टूरिज्म को एक्सपोर्ट करता है। ये कह सकता हूँ भाई, लोग इसके मुल्क में आते हैं ना, मतलब अपना टूरिज्म बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। जॉर्डन्स पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ग्रो। जैसे ही मैंने ये वर्ड पढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका मतलब है बर्थ रेट बढ़ रहा है और डेथ रेट कम हो रहा है। ठीक है, छोटा छोटा साइड पे लिखते रहो। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ नेट इमिग्रेशन। मैंने अपनी मर्जी से तुक्का मारा रीजन का, इसने हमें रीजन बता दिया कि आई वाली इमिग्रेशन हो रही है, लोग इसके मुल्क में आ रहे हैं, तो मतलब देयर वुड बी इमिग्रेशन ऑफ पीपल या वर्कर, कुछ भी हो सकता है, इमिग्रेशन हो रही है मुल्क में। बट ऑल्सो बिकॉज द कंट्रीज बर्थ रेट एक्सीड्स इट्स डेथ रेट। देखो, कंट्री के पॉपुलेशन के बढ़ने के पीछे तीन रीजंस होते हैं। आज याद रखना, कहीं लिखना है तो लिख भी लो। कंट्री के पॉपुलेशन के बढ़ने के पीछे तीन रीजंस है। बर्थ रेट का बढ़ना, डेथ रेट का कम होना और आई वाली इमिग्रेशन का होना, मुल्क में लोगों का आना। ठीक है। अच्छा, टेबल 1.1 शोज बर्थ रेट एंड एवरेज एज इन 2020। ठीक है, 6 कंट्रीज का बर्थ रेट और एवरेज एज दी हुई है। अब जब भी टेबल आए तो मैंने आपको बोला है, आपको रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है, कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव है, क्यों है, और एक्सेप्शंस ढूंढनी है आपने। तो अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। आप लोग इतनी सारी केस स्टडी, पांचवी कर रहे हैं हम लोग आई गेस, तब आप लोग इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि आप लोग देख के बता सकते हैं कि कौन सा रिलेशन है। कंट्री, बर्थ रेट, एवरेज एज दी हुई है। जर्मनी, जर्मनी में बर्थ रेट 9 और एवरेज एज 48 है। जॉर्डन में 23 है, 24। मालदीव्स में बर्थ रेट 16 है, एवरेज एज 30 है। मोनाको में बर्थ रेट 6 है, एवरेज एज 55 है। नाइजर के अंदर बर्थ रेट 47 है, एवरेज एज 15 है। वेनेजुएला के अंदर बर्थ रेट 18 है और एवरेज एज 30 है। नाउ टेल मी विच रिलेशन, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो रिलेशनशिप इज नेगेटिव हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिस कंट्री की एवरेज एज ज्यादा है उसका बर्थ रेट कम है। जिस कंट्री की एवरेज एज ज्यादा है उसका बर्थ रेट कम है। जिस कंट्री की एवरेज एज कम है उस कंट्री का बर्थ रेट ज्यादा है, मतलब ऑपोजिट रिलेशन चल रहा है। ठीक है ना, आप देख सकते हो। जिस कंट्री की एवरेज एज कम है उस कंट्री का बर्थ रेट ज्यादा है, आप चेक कर लो, तो नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, और हमारे पास प्रूफ करने के लिए कंट्री भी मौजूद है। लेकिन कोई ना कोई एक्सेप्शन हम लोग ढूंढ सकते हैं। एक्सेप्शन हम लोग ढूंढ सकते हैं, जैसे कि मुझे एक एक्सेप्शन दिख रही है और वो है वेन्यूजिला और मोनाको। मुझे ये एक्सेप्शन दिख रही है। ठीक है, ओके। अच्छा, आगे चलते हैं। चेंजेस इन साइज ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन अफेक्ट द मार्केट फॉर अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग क्लोथिंग। ठीक है भाई, ऑब्वियसली जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्लोथिंग की डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम होगी तो क्लोथिंग की डिमांड कम होगी, ये कह रहा है। एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज ऑल्सो पुट प्रेशर्स ऑन द कंट्रीज सोर्स ऑफ एनर्जी। इसने खुद बोल दिया कि मुल्क में पॉपुलेशन बढ़ी है, इससे एनर्जी की सोर्सेज के ऊपर प्रेशर आ रहा है, मतलब एनर्जी की शॉर्टेज हो रही है, एनर्जी की डिमांड बढ़ी है, ये कहना चाह रहा है। The Jordan government has several large renewable energy projects and plans to spend even more on such projects. Greater reliance on renewable energy, including wind and solar power, can reduce environmental damage. जैसे ही मैंने लाइन पढ़ी मेरे दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि जब ये रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहा है तो इससे एक्सटर्नल कॉस्ट कम होगी ना, सोसाइटी को नुकसान कम होगा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहा है। सही है, एंड दैट कैन बी रिलेटिवली चीप इन द लॉन्ग रन। However, most renewable energy generators, including hydroelectric power stations, are expensive to build. Also, wind turbines and solar panels rely on favorable weather condition. ये कह रहा है एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बहुत एक्सपेंसिव है, और ये जो विंड टर्बाइन और सोलर पैनल है ये ज्यादातर रिलाई करते हैं फेवरेबल वेदर कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। सम ऑफ द स्पेंडिंग बाय द जॉर्डियन गवर्नमेंट इज फाइनेंस्ड बाय बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब है उधार लिया जाता है। सही है, और ऑब्वियसली उधार इसलिए लिया जा रहा होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा।
एट द स्टार्ट ऑफ 2021 द जॉर्डियन सेंट्रल बैंक वाज एक्सपेक्टेड टू रेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने क्या बोला? बोरोइंग ज्यादा थी, इसलिए बैंक ने सोचा है कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। जैसे ही मैंने सुना ना, जैसे ही मैंने देखा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, मेरे दिमाग में फौरन दो बत्ती चली कि यार इंटरेस्ट रेट का लेना देना मॉनेटरी पॉलिसी के साथ है, और इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट दो पार्टीज के ऊपर होता है, दो लोगों के ऊपर होता है, सेवर बोरोवर। तो भाई जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सेवर सेव ज्यादा करेगा, स्पेंड कम करेगा, जिससे कंजम्पशन कम होगी, एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, सर बोरोवर बोरो कम करेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा है। तो जब वो बोरो कम करेगा तो वो री इन्वेस्ट भी कम करेगा, जिससे एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, जिससे फिर प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को कम करेगा, जब प्रोडक्शन कम होगी तो डिमांड फॉर लेबर कम होगी, जब डिमांड फॉर लेबर कम होगी तो कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। करेक्ट? This was because total demand was predicted to increase and there would be a return to positive economic growth। ये इसलिए करा जा रहा था कि इससे टोटल डिमांड जो है वो बढ़ेगी, और क्या कहते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अ हायर इंटरेस्ट रेट माइट अफेक्ट जॉर्डन्स फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड इन्वेस्टमेंट। यार मुझे कोई बच्चा है बता दे, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट में कौन सा रिलेशन है, हमने पढ़ा है, बताओ भाई जवाब। रेट, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट में पॉजिटिव रिलेशन है, तो अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो एक्सचेंज रेट भी बढ़ेगा, ऐसा ही है भाई दोस्त। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो एक्सचेंज रेट भी बढ़ेगा। अब मुझे बताओ, जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो इससे एक्सपोर्टेड गुड की प्राइस बढ़ेगी, एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम होगी, एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू कम होगा, इनफ्लोस कम हो जाएंगे, सही है, और इम्पोर्टेड गुड रिलेटिवली हमें सस्ता लगेगा, इम्पोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इम्पोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, मुल्क से पैसा जाएगा, आउटफ्लोज बढ़ जाएंगे। इन शॉर्ट आपका बीओपी नेगेटिव में चला जाएगा और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर चला जाएगा। ठीक है भाई, ये मैंने पूरी केस स्टडी क्रैक डाउन कर ली कंप्लीटली, जो जो मुझे समझ आया। अब पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, आ जाओ भाई, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आ जाओ भाई पहले क्वेश्चन से। आज फिर से सारे पार्ट्स की डिस्क्रिप्शन दूंगा डिटेल में, किस में कैसे कितने नंबर मिलेंगे, तो प्लीज गौर करना, कॉपी निकाल लें, साथ साथ लिखें ताकि आपका टाइम बचे और ये आपको अलग से काम नहीं करना पड़े। ठीक है? ओके, चलो भाई आ जाओ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन, पार्ट ए। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ जॉर्डियन लेबर फोर्स एम्प्लॉयड इन दी सेकेंडरी सेक्टर, 1 मार्क। देखो मैंने बताया है आपको पहले भी, अगर कैलकुलेशन का क्वेश्चन 1 मार्क का आता है ना, तो आप सिर्फ कैलकुलेट करके परसेंटेज लिख दो, आपको नंबर मिल जाएगा। अगर 2 मार्क्स का आता है तो वर्किंग भी शो करनी पड़ेगी। तो हमने तो इसके बोले बगैर, हम तो बहुत बड़े होशियार पैदा हो गए ना गलती से, तो हमने तो इससे बोले बगैर ही हमने पहले ही, हमने खुद ही निकाल दिया था। भाई देखो उसने बोला हुआ भी था कि लेबर फोर्स प्राइमरी और सेकेंडरी में जो एम्प्लॉयड है वो है 79 और 2%। तो 81 टोटल एम्प्लॉयड है प्राइमरी सेकेंडरी में, तो जो बच गई वो है 19%, वो किस में, सेकेंडरी के अंदर। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल का वन का पार्ट ए हो गया। ठीक है, आ जाओ भाई, वन का पार्ट ए। आ जाए भाई, कॉपी निकाल लें, कर लें प्लीज, साथ साथ फायदा होगा इंशाल्लाह। मैक्सिमम पार्ट्स आपको करा दूंगा। अक्टूबर नवंबर 2024, पेपर 2 वेरिएंट 2, सेक्शन ए। ठीक है भाई, सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर वन, पार्ट ए। क्या कह रहा है भाई? कितना परसेंट था? 19%। बस ये एक नंबर मिल गया आपको, खत्म। किसी को मार्किंग स्कीम चेक करनी है जो भी चेक करा दूंगा, वरना आप क्लास के बाद चेक भी कर सकते हैं। 19%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाइड टू कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ऑफ जॉर्डन्स बीओपी। भाई मैंने तो आपको बता दिया करंट अकाउंट में कितने, मैंने आपको एक नहीं, मैंने आपको चार कंपोनेंट बता दिए। इसने तो बोला है दो आइडेंटिफाई करो जो केस में मौजूद है, वैसे मैंने आपको बता दिया करंट अकाउंट में चार कंपोनेंट्स होते हैं। ट्रेड इन गुड, ट्रेड इन सर्विस, नेट इनकम, नेट ट्रांसफर। इसने दिया हुआ था ट्रेड इन गुड्स और प्राइमरी इनकम दिया हुआ था, मतलब नेट इनकम दिया हुआ था। दो दो नाम लिख दो भाई। क्या लिखोगे भाई? ट्रेड इन सर्विस, ट्रेड इन सर्विसेज इसने दिया हुआ था, एंड प्राइमरी इनकम। ठीक है, ये इसने टेबल के अंदर दिया हुआ था फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। तो इसने दो दिए, दिया आंसर हो गया ट्रेड इन सर्विसेज एंड प्राइमरी इनकम, ऐसा ही है भाई। तो इसने दिए हुए थे, एक दिया हुआ था इसने ट्रेड इन सर्विसेज, दूसरा इसने दिया हुआ था प्राइमरी इनकम, ऐसा ही है भाई। पार्ट सी, पार्ट सी, एक्सप्लेन
द मेन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस बाय जॉर्डन इन 2020। क्या बोला है भाई? बताओ, जॉर्डन ने कौन सी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 2020 में एक्सपीरियंस करी? मुझे एक बात बताओ। पहले हम केस स्टडी पे जाते हैं। पहले मुझे सिर्फ आप लोग ये लिस्ट डाउन कर दो, अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरीके की होती है, नाम बता दो खाली, मैं आपको फिर एक एक करके याद भी दिला दूंगा सारी। ओके। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहली अनएम्प्लॉयमेंट का नाम है फ्रिक्शनल। आज फिर बता रहा हूँ, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब बंदा वॉलेंटैरिली अपनी मर्जी से जॉब छोड़ दे, एक बेटर पेड जॉब ढूंढने के लिए, या तो फिर कोई सोशल कॉज के लिए, या तो फिर उसको डिसमिस कर दिया और रिडंडेंट कर दिया हो। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होगी जब इंडस्ट्री का सीजन चेंज होता है, जैसे कि सर्दी और गर्मी। सर्दी में गोला गंडा बेच रहा है, सूप बेच रहा है। गर्मी के अंदर, ओ सॉरी सॉरी, सर्दी के अंदर सूप बेच रहा है और गर्मी के अंदर गोला गंडा बेच रहा है, ठीक है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, फिर तीसरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है टेक्नोलॉजिकल। जब आप नई टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करते हो, जैसे आजकल टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पर है। मैंने पढ़ाते वक्त एग्जांपल भी दी थी कि दुबई के अंदर खाने के अंदर एयर ड्रोन्स यूज हो रहे हैं फूड डिलीवरी के लिए, लोगों की जरूरत नहीं है। सुपरमार्ट में वॉलमार्ट की एग्जांपल दी थी आपको पढ़ाते वक्त। फिर आप बताओगे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट एक हो गई, और चौथी वाली अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है, जो मेन है, सबसे मेन, उसका नाम है डिमांड डेफिशिएंट और सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये सबसे मेन होती है। कौन सी होती है? डिमांड डेफिशिएंट और सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये एग्रीगेटेड डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एग्रीगेटेड डिमांड ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, और अगर एग्रीगेटेड डिमांड कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी सेम है। इकोनॉमी बूम में लोगों की इनकम ज्यादा होती है, इससे कंजम्पशन बढ़ेगी, एडी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, एक ही बात है। इकोनॉमी अगर रिसेशन के अंदर है तो लोगों की इनकम कम होती है, इससे एडी कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो बात तो एक ही है। अब हम सवाल पढ़ते हैं कि 2020 में कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट थी इन चारों में से। आओ चेक करते हैं। 2020 के अंदर, पढ़ो 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 इस पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ को देखो आप, और मुझे आप देख के बताओ आपको कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती हुई दिख रही है। फ्रिक्शनल, सीजनल, स्ट्रक्चरल, टेक्नोलॉजिकल, या फिर सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, कौन सी होती हुई दिख रही है? कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती हुई दिख रही है? हाँ भाई, कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट, विच वन? ओके, तो आप लोग देख सकते हैं केस स्टडी के अंदर कि हम लोग इकोनॉमी जो है वो सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रही है, क्योंकि एग्रीगेटेड डिमांड गिर रही है, डिमांड गिर रही है। ऐसा ही है भाई। शुरू करें भाई। क्या पार्ट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन करो। कौन सी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रही है? आ जाओ। 2 मार्क का सवाल है, आओ एक्सप्लेन कर देते हैं। आ जाओ, 2 मार्क का सवाल है। पार्ट सी। द इकोनॉमी द इकोनॉमी इज फेसिंग द इकोनॉमी इज फेसिंग cyclical unemployment. The economy is facing cyclical unemployment as there is a fall in aggregated demand. As there is a fall in aggregated demand. um, सही है, fall in aggregated demand and fall in employment in most industries, ठीक है। एक तो एग्रीगेटेड डिमांड गिर रही है, और इंडस्ट्रीज के अंदर, मोस्ट इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट गिर रही है, ठीक है। अच्छा, और अभी भी बता सकते हो। ऑल्सो ऑल्सो द नंबर ऑफ वर्कर्स, वो उसने बताया था ना कि नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा हैं, जॉब्स कम है। ऑल्सो द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑल्सो द नंबर ऑफ वर्कर्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल, ठीक है, इसने ये भी बताया हुआ था। तो ये रीजन है कि एक तो सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, और क्यों है वो भी हमने इसको बता दिया, ठीक है भाई। तो ये आपका पार्ट सी हो गया। ओके, नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स पार्ट डी। हाँ भाई, पार्ट डी पे जा रहा हूँ। बहुत इजी है, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पार्ट डी।
एक्सप्लेन टू एडवांटेजेस दैट द जॉर्डेनियन इकोनॉमी में गेन फ्रॉम द मर्जर बिटवीन इट्स टूरिस्ट फर्म्स। ये फायदा पूछ रहा है, देखो सवाल पहले पढ़ो। सवाल कह रहा है टू एडवांटेजेस टू द जॉर्डेनियन इकोनॉमी। इकोनॉमी को दो फायदे क्या होंगे जब फर्म्स आपस में मर्ज होंगी ना। तो इसने एक बात बोली थी कि ये दोनों फर्म जब मर्ज हो रही थी ना तो ये कम प्राइस चार्ज कर रही थी और ये क्वालिटी के ऊपर काम कर रही थी। ये इसने बात बोली थी भाई कि जब ये सारी फर्म मर्ज हुई तो इससे प्राइस कम हुई। तो जब प्राइस कम होगी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, क्वालिटी ज्यादा है प्राइस कम है, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे जिससे इनफ्लो बढ़ेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस हो जाएगा और रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। इकोनॉमी के अंदर टैक्स रेवेन्यू आएगा, जॉब्स क्रिएशन होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। आप ये भी बता सकते हो कि आउटपुट जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। कोई भी दो फायदे बता सकते हो। हमने इतने सारे ऊपर लिख लिए थे, आपको याद है? हमने केस स्टडी पढ़ते वक्त इतने सारे लिखे थे। आ जाओ पहला फायदा लिखते हैं। वन एडवांटेज, वन एडवांटेज, वन एडवांटेज इज दैट द मर्जर ऑफ, क्या था मर्जर ऑफ, the merger between tourism firms था, sorry, the merger, one advantage is that the merger between tourism firms will result in lower prices, will result in lower prices, which will increase chances of exports, lower prices, which will increase chances of exports, comma, increasing export revenue, which will increase chances of exports, comma, increasing export revenue एंड इनफ्लोज इन दी कंट्री। जब एक्सपोर्ट करेंगे, माल बाहर बेचेंगे तो मुल्क में पैसा आएगा तो क्या बढ़ जाएगा भाई? इनफ्लोज बढ़ जाएगा। तो क्या लिखूं? एंड इनफ्लोज इन दी कंट्री, एक्सपोर्ट रेवेन्यू एंड इनफ्लोज इन दी कंट्री रिजल्टिंग इन इम्प्रूवमेंट इन, रिजल्टिंग इन इम्प्रूवमेंट इन द करंट अकाउंट पोजीशन, इम्प्रूवमेंट इन द करंट अकाउंट पोजीशन ऑन द बैलेंस ऑफ, ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक हो गया भाई? ये पहला एडवांटेज हो गया। Another advantage, another advantage is that um, another advantage is that higher quality, another advantage is that higher quality may increase, higher quality may increase aggregated demand of tourism, of tourism, which will create more jobs, which will create more jobs, leading to a fall in unemployment। ठीक है, इससे जॉब ज़्यादा क्रिएट होंगी, डिमांड बढ़ जाएगी, लीडिंग टू अ फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट, और टूरिज्म फंड्स का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। एंड अ राइज इन, एंड अ राइज इन टूरिज्म रेवेन्यू इंक्रीज, एंड अ राइज इन टूरिज्म रेवेन्यू। ठीक है भाई, ये 4 मार्क्स आपके पूरे हो गए। अब देखो केस स्टडी कराने का मकसद ही ये था कि केस स्टडी का कोई फॉर्मेट है ना फिक्स नहीं है। अब आप अगले सवाल देखोगे, आप बोलोगे सर अब तक तो ये सवाल 5 मार्क में आता था, ये अचानक से 4 मार्क में कैसे आ गया? अब तक तो जो सवाल था वो 5 मार्क में आता था रिलेशनशिप वाला, अभी 4 वाला आया हुआ है। कौन से ईयर के अंदर? अक्टूबर नवंबर 2024 के अंदर। तो ऐसा क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा, आप चेक करिएगा गौर से। ठीक है, चेक करना भाई आप गौर से। ना वॉच, देखना भाई, इधर गौर करो, स्क्रीनशॉट लेते रहो ताकि आप पीछे नहीं रह जाओ। ठीक है, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन बर्थ रेट एंड एवरेज एज। क्या कह रहा है भाई? रिलेशनशिप बताओ बर्थ रेट के दरमियान और एवरेज एज के दरमियान। क्या बताओ? रिलेशनशिप बताओ बिटवीन बर्थ रेट एंड एवरेज रेट, इन दोनों के दरमियान आपने रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, ऐसा ही है भाई? अच्छा जी, क्या बोल रहा है? बर्थ रेट के दरमियान और एवरेज रेट के दरमियान रिलेशनशिप बताओ। अब 4 मार्क्स का है।
तो एक 2 मार्क हमें एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप के मिलेंगे कि रिलेशनशिप कौन सा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। हमने आइडेंटिफाई करा था नेगेटिव है, क्यों है ये बता देंगे। और 2 मार्क्स इसके सपोर्टिंग एविडेंस के मिल जाएंगे, ठीक है, और एनालिसिस के, ठीक है। आ जाओ भाई शुरू करें। सिर्फ एक कंट्री लिखनी है, उसका एनालिसिस कर देना, आपको 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। आ जाओ भाई, कौन सा रिलेशन था, कौन सा रिलेशन था, पॉजिटिव था नेगेटिव था। आई गेस नेगेटिव था, ऐसा ही है भाई। देर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ there is an existence of negative relationship there is an existence of negative relationship between there is an existence of negative relationship between किसके दरमियान था, between बर्थ रेट, between birth rate एंड एवरेज एज। ये 1 मार्क आपको मिल गया, ठीक है। अब आप बताओगे एज कंट्रीज कंट्री विद द लो बर्थ रेट कंट्री विद द लो बर्थ रेट हैव कंट्री विद अ लो बर्थ रेट हैव अ हायर एवरेज एज, ठीक है भाई। अब एक कंट्री को उठा के समझा देना है हमें, ठीक है भाई। अब एक कंट्री को उठा के हमें समझाना है। कौन सी कंट्री उठाएं दोस्त, कौन सी कंट्री उठाएं। आओ चेक करते हैं, कौन कौन सी उठा सकते हैं। आओ टेबल खोल रहा हूँ। कौन कौन सी कंट्री उठा सकते हैं। पहली कंट्री जो उठा सकते हैं वो हम लोग मोनाको उठा सकते हैं और नाइजर उठा सकते हैं, चेक कर लो। नाइजर के अंदर एज ज़्यादा है, बर्थ रेट कम है। मोनाको में बर्थ रेट ज़्यादा है, एज कम है, ठीक है। ऐसा ही है भाई, सही कह रहा हूँ भाई। चलो आओ समझा दें इसको, आ जाओ। क्या लिखें भाई, मोनाको। मोनाको में क्या हो रहा था, मोनाको हैज़ अ लोअर बर्थ रेट, मोनाको हैज़ अ लोअर बर्थ रेट एंड द हाईएस्ट एवरेज एज, ठीक है। मोनाको का बर्थ रेट कम था और एज ज़्यादा थी। मोनाको हैज़ अ हाईएस्ट लोअर बर्थ रेट एंड हाईएस्ट एवरेज एज, सॉरी। और दूसरी कंट्री का नाम क्या था, नाइजर था आई गेस। एंड नाइजर हैज़ अ लोअर बर्थ रेट, ठीक है। नहीं, हायर बर्थ रेट, सॉरी। नाइजर हैज़ अ हायर बर्थ रेट एंड लोअर हायर बर्थ रेट एंड लोअर एवरेज एज, ठीक है, ऐसा ही है भाई। अच्छा अब आप बताओ क्यों, अब आप बताओ क्यों। एज अ हाई बर्थ रेट मीन्स एज अ हाई बर्थ रेट मीन्स एज a high birth rate means that children would be form sorry children would form a high birth rate means children would form a small proportion of population, a small proportion of population, ठीक है। and it indicates and it indicates a low living standard, ठीक है। ठीक है भाई, सेट है। ये आपको नंबर मिल जाएंगे इसके, सेट है भाई। आप ये भी लिख सकते हो, हाई एवरेज एज। एक और लाइन अगर ऐड करनी है आपने तो आप ये भी कर सकते हैं, हाई एवरेज रेट मींस दैट देयर आर फ्यूअर बर्थ रेट, ठीक है। दैट देयर आर फ्यूअर पीपल ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज। इसका मतलब है कि बर्थ रेट कम होगा अगर उम्र ज़्यादा होगी तो, ठीक है ना। अब ये केस स्टडी ऐसी है कि मेरे को ये क्या कहते हैं, इसको माइक को बंद ही रखना पड़ेगा, साला केस स्टडी ऐसी है। ऐसा ही है भाई। कसम से अगला सवाल इतना आसान है, इतना आसान है, अगर ये नहीं आ रहा ना कसम से
सबूत दे दो तुम लोग कि तुम लोग मेरे बच्चे हो। कसम से सबूत देना है अगले सवाल पढ़ के। पहले आप इस सवाल को कॉपी कर लें। अगला सवाल सबूत है भाई, कसम से। प्रूफ दे देना भाई आज तुम लोग। एग्जामिनर की ऐसी बजानी है ना, साला याद रखेगा अपने को। पेपर में लिख के आना, फाद मनाफ पारेख, लिख के आना एग्जामिनर को। आ जाओ भाई, अगला सवाल लगा रहा हूँ। सबसे अच्छा सवाल काम का, हमारा फेवरेट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फेवरेट क्वेश्चन है। Analyze using a demand and supply diagram how an increase in population size will affect the market for clothing। यार ये बोल रहा है पॉपुलेशन बढ़ रही है। सवाल कह रहा है पॉपुलेशन बढ़ रही है, इससे किसके ऊपर इफेक्ट आएगा? सिर्फ ये बता दो प्लीज। बोलो बोलो। ओके, तो मेजोरिटी बच्चों ने यही बताया है अल्हम्दुलिल्लाह कि डिमांड बढ़ रही है। डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, मेजोरिटी ने बताया अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। कि भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो डायग्राम, अच्छा देखो, अब 5 नंबर का सवाल है ना। हमने कल एक केस स्टडी करी थी मैक्सिमम प्राइस वाली, अगर आपको याद हो तो। कल तो नहीं, हमने मंडे को करी थी शायद। एक केस स्टडी करी थी मैक्सिमम प्राइस की, उसमें ड्रॉ लिखा हुआ था। तो जब ड्रॉ है तो 4 मार्क के चारों डायग्राम के। अब 1 नंबर की एक्सप्लेनेशन में वो पूरी इतनी लंबी नहीं लिखनी, छोटी सी लिखनी है। तो डायग्राम बनेगी पॉपुलेशन के बढ़ने की, डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। आपकी खिदमत में डायग्राम पेश कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा। डायग्राम बनेगी, डायग्राम के 4 मार्क्स हैं। कैसे मिलेंगे भाई 4 मार्क्स? इतना कराया जिसकी कोई हद नहीं। डायग्राम के 4 मार्क कैसे मिलेंगे? सबसे पहले एक्सिस की लेबलिंग है। ऊपर आपने लिख दिया प्राइस ऑफ क्लोथिंग, ठीक है। नीचे आपने लिख दिया क्वांटिटी ऑफ क्लोथिंग। सर ऊपर आपने लिख दिया प्राइस ऑफ क्लोथिंग, नीचे आपने लिख दिया क्वांटिटी ऑफ क्लोथिंग। ये आपको 1 मार्क मिल गया, ये हर बच्चा ले सकता है। बचपन से सीख रहे हो, डिमांड कर्व डाउनवर्ड है, सप्लाई कर्व अपवर्ड है। जहाँ पे दोनों इक्वल है वो इक्विलिब्रियम है, वहां से आएगी प्राइस क्वांटिटी। तो आप देखें, ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड हो गया, ये सप्लाई कर्व अपवर्ड हो गया। जहाँ पे दोनों इक्वल होगा ये इक्विलिब्रियम होगा, ये प्राइस आ गई और ये क्वांटिटी आ गई। यहाँ तक 2 मार्क मिल गए। डिमांड बढ़ रही है, डिमांड कर्व किधर शिफ्ट होगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा। डिमांड बढ़ रही है, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। जहाँ पे नया डिमांड कर्व और पुराना सप्लाई कर्व मीट करेगा वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम। और वहां से लेफ्ट पर आ जाएगी न्यू प्राइस, और नीचे आ जाएगी न्यू क्वांटिटी। ये एरो बनाने के साथ आपको तीसरा मार्क मिलेगा। न्यू प्राइस न्यू क्वांटिटी का आपको 4th मार्क मिल जाएगा, ठीक है। अब इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन का आपको 1 मार्क कैसे मिलेगा? आप सीधा सीधा बता देंगे इसको। एन इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एन इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू, बस आपको सिंपल सिंपल एक्सप्लेनेशन लिखनी है विदाउट लिंकिंग की डायग्राम, ठीक है। एन इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल क्रिएट शॉर्टेज ऑफ क्लोथिंग कॉजिंग प्राइस लेवल टू राइज। बस ठीक है, काफी है। विल क्रिएट शॉर्टेज ऑफ क्लोथिंग कॉजिंग प्राइस लेवल टू राइज, ठीक है। अगर यही अगर यही सवाल अगर यही सवाल अगर यही सवाल 6 नंबर का होता तो हमें पूरी एक्सप्लेनेशन जो आपको याद कराई गई है आपको वो लिखनी पड़ेगी, ठीक है। पार्ट एफ डन। पार्ट जी, पार्ट जी की तरफ चलता हूँ। पार्ट जी की तरफ, अच्छा जी। पार्ट जी की तरफ चलता हूँ, आ जाओ भाई। पार्ट जी, इफ यू आर डन विद दिस। पार्ट जी की तरफ चलते हैं, आ जाएं भाई। पार्ट जी क्या कह रहा है? डिस्कस वेदर और नॉट द जॉर्डेनियन गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। 6 मार्क। क्या जॉर्डेनियन गवर्नमेंट को एनर्जी पे स्पेंड करना चाहिए? यस और नहीं भी करना चाहिए। तो 2 पॉइंट्स यस, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट नो, या फिर 2 नो 1 यस, आपकी मर्जी है। कंक्लूजन नहीं है पेपर के अंदर। तो मुझे बताओ यार, जॉर्डेनियन गवर्नमेंट को रीन्यूएबल एनर्जी पे क्यों स्पेंड करना चाहिए? क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो उसको, उस अगर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज उसकी खत्म हो गई
तो फिर उसको इंपोर्ट करना पड़ जाएगा। तो अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहा है तो इंपोर्ट कम होगा। इससे एक्सटर्नल कॉस्ट कम होगी, मार्केट फेलियर के चांस भी रिड्यूस होंगे, और इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, अपने लोगों को सस्ती इलेक्ट्रिसिटी दे सकेगा। इससे पॉवर्टी कम होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा मुल्क के अंदर। 3 पॉइंट्स आपको बता दिए। नंबर वन, कि अगर ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जैसे इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है तो उसकी शॉर्टेज हो गई तो फिर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इससे आउटफ्लो बढ़ जाएंगे। तो अगर ये रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहा है तो इससे आउट इंपोर्ट्स कम होंगे, आउटफ्लो कम होगा, बीओपी पॉजिटिव होगा, करंट अकाउंट जिसका डेफिसिट में था, जो इसका बीओपी डेफिसिट में था करंट अकाउंट, वो भी हल हो जाएगा। दूसरा, जब ये रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करेगा इससे एयर पोल्यूशन कम होगा, एक्सटर्नल कॉस्ट कम होगी, मार्केट फेलियर के चांसेस कम होंगे। तीसरा, जब ये रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेगा तो इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, प्राइस कम होगी, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी लोगों को प्रोवाइड कर सकेगा, जो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शी सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, तो इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, पॉवर्टी कम होगी। लेकिन इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि ये पैसा कहीं और लगाया जा सकता है। और ये रिन्यूएबल एनर्जी वेदर के ऊपर है, जैसे इसने विंड पावर और सोलर की विंड पावर की बात करी थी कि वो जो टरबाइंस हैं वो वेदर के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर आपको बताया था कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी को फंड करा जा रहा है, बोरोइंग से फंड करा जा रहा है, जिससे कंट्री का एक्सटर्नल डेट्स बढ़ सकते हैं। और इससे बस इतना ही आई गेस, और कोई पॉइंट बनता नहीं है। तो प्लीज टेल मी इफ पार्ट जी इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, पार्ट जी, आई विल बी गोइंग फॉर 2 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे दी जॉर्डेनियन गवर्नमेंट, दी जॉर्डेनियन गवर्नमेंट, दी जॉर्डेनियन गवर्नमेंट should spend more on renewable energy. The Jordanian government should spend more on renewable energy as it will um, reduce non-renewable, as it will reduce demand for non-renewable sources of energy, renewable sources of energy, as there is an increase in population। सही है, अगर ये रीन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाएगा तो नॉन रीन्यूएबल की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। सही है, एज देयर इज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन विच विल रिड्यूस चांसेस ऑफ इंपोर्ट्स, ठीक है। अगर नॉन रीन्यूएबल के ऊपर रहता तो वो आउट ऑफ सोर्स हो सकती थी, खत्म हो सकती थी, तो इंपोर्ट करने पड़ जाते। विच विल रिड्यूस चांसेस ऑफ इंपोर्ट्स एंड डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, याद है इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से बन रही थी, इसने केस स्टडी में बोला था। फॉसिल फ्यूल्स विच विल, क्या लिखोगे, फॉसिल फ्यूल्स विच विल reduce import expenditure, which will reduce import expenditure, सही है, resulting in, which will reduce import expenditure, resulting in um, uh, resulting in a fall in current account deficit, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया, काफी लंबी कर दी लेकिन अच्छा पॉइंट था। मोर ओवर renewable sources renewable sources which includes renewable sources like solar and wind power आर फ्री गुड्स, ऐसा ही है भाई। सोलर और विंड पावर फ्री गुड्स है ना भाई, सनलाइट वनलाइट से और हवा से चल रहे हैं। सोलर एंड विंड पावर आर फ्री गुड्स, so there will be lower cost of production, so there will be lower cost of production, which will reduce household bills, which will reduce household bills, which will reduce household bills, leading to a fall in poverty, leading to fall in poverty। ये हो गए 2 पॉइंट्स, ठीक हो गया। सही है भाई, उमर क्लियर है। हाउएवर जॉर्डेनियन गवर्नमेंट, हाउएवर जॉर्डेनियन गवर्नमेंट
should not spend on renewable energy। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। सही है। आप ये भी लिख सकते हो कि ये एक्सपेंसिव है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी एज इट इज एक्सपेंसिव एंड विल इनकर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। एंड विल इनकर opportunity cost as this amount would have been spent it as this amount could have been spent as this amount could have been spent on providing as this amount could have been spent on providing क्या कर सकते हैं, on providing other goods, ठीक है, in the economy। ठीक है भाई, ये आपका एज इट इज ऑलरेडी फंडेड बाय बोरोइंग, ठीक है, ये भी लिख लो। एज इट इज ऑलरेडी फंडेड बाय बोरोइंग। ये आपका पार्ट जी खत्म हो गया, ठीक है। ये आपका पार्ट जी हो गया। एनी प्रॉब्लम? ये आपका पार्ट जी हो गया। इसको प्लीज कॉपी कर लें, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। ओके, लास्ट पार्ट। इस पे मैं डायरेक्ट शुरू करूंगा आंसर, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी रिपीट हुआ है। डिस्कस वेदर और नॉट द जॉर्डियन सेंट्रल बैंक शुड रेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2021। यस, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहिए। तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, तो हमने ऊपर लिखा भी है, ये लिखा हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, सेवर सेव ज्यादा करेगा, स्पेंड कम करेगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, पहला फायदा। फिर हम ये भी लिखेंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इससे एक मसला हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी मुल्क में। हम ये भी लिखेंगे एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा और हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो महंगे हो जाएंगे, इनफ्लोस कम होंगे, बीओपी नेगेटिव में चला जाएगा। सही है। ठीक है भाई, सिंपल सिंपल लेके इसको ख़त्म करते हैं। सही है, आ जाओ। आ जाओ भाई। ओके। एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना भाई। डायग्राम बनाएंगे ना इसके अंदर, भाई डायग्राम बनेगी मनी सप्लाई वाली। एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, an increase in interest rate will cause savers and borrowers to um, save more, save more and borrow less, save more and borrow less, which will reduce consumption and investment, which will reduce consumption and investment। वैसे डायग्राम दो बना सकते हो, इंटरेस्ट रेट वाली और एडी के कम होने वाली भी। which will reduce consumption and investment causing AD to fall, causing AD to fall, which will create surplus। डिमांड कम होगी तो सरप्लस होगा, एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, which will create surplus, which will create surplus of surplus causing price level to fall, which will create surplus causing price level to fall। सही है। कॉमा लोअरिंग डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉमा लोअरिंग डिमांड पुल इन्फ्लेशन एज शोन इन, एज शोन इन डायग्राम 1 and 2। ठीक है, मैं दोनों बना दूंगा ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए। एज शोन इन डायग्राम 1 and 2, ठीक है। अब मैं दो पॉइंट्स हावेवर में लिख रहा हूँ, ठीक है। हावेवर एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, हावेवर एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, however an increase in interest rate will reduce aggregated demand, which will provide signal to producer, which will provide signal to producer, which will provide signal to producer, so he will contract the production process, which will provide signal to producer, so he will contract production process। जब प्रोडक्शन प्रोसेस कम होगा तो डिमांड फॉर लेबर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो लिखूं विच विल रिड्यूस डिमांड फॉर लेबर, ठीक है, विच विल रिड्यूस डिमांड फॉर लेबर रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये एक मसला हो गया कि इससे कंट्री के अंदर क्या बढ़ जाएगी, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन
अनएम्प्लॉयमेंट सेट है भाई। अब दूसरा नुकसान, लास्टली एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, lastly an increase in interest rate will cause exchange rate to rise. Lastly, an increase in interest rate will cause exchange rate to rise. ठीक है, an increase in interest rate will cause exchange rate to rise, which will make our exported goods, which will make our exported goods appear expensive. सही है, which will contract its quantity, which will contract its quantity, comma, leading to a fall in, comma, leading to fall in, which will contract its quantity, leading to fall in export revenue, comma, reducing inflows, resulting in BOP, resulting in BOP नेगेटिव। ठीक है, सही है, या BOT डेफिसिट भी लिख सकते हो। दो डायग्राम आप बनाओगे, एक एडी के कम होने वाली और एक मनी सप्लाई वाली ना। तो एडी पहले मनी सप्लाई वाली बना देता हूँ ताकि वो याद आ जाए आपको। ऊपर आ जाएगा इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ मनी। सर ऊपर आ जाएगा इंटरेस्ट रेट, नीचे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ मनी। सर डिमांड कर्व डाउनवर्ड है और मनी सप्लाई का कर्व वर्टिकल है, अगर आपको याद हो, क्योंकि सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव होता था प्राइस स्टेबिलिटी। ये मनी डिमांड हो गया, ये मनी सप्लाई हो गया, जहाँ पे दोनों मनी डिमांड मनी सप्लाई इक्वल है वो इक्विलिब्रियम है, वहां से आता है इंटरेस्ट रेट। तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट रेट और ये आ गई आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी। अब बताओ, मनी सप्लाई कम हो रही है, किधर शिफ्ट होगा? लेफ्टवर्ड्स। ठीक है, मनी सप्लाई कम हो रही है, आपका मनी सप्लाई का कर्व होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट, जहाँ पे मनी सप्लाई मनी डिमांड इक्वल है वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम। वहां से आ जाएगा लेफ्ट पे इंटरेस्ट रेट, ठीक है, और नीचे आ जाएगी क्वांटिटी ऑफ मनी। तो आप देखो, मनी सप्लाई कम हो रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, क्वांटिटी ऑफ मनी कम हो रही है, और इक्विलिब्रियम किस पे जा रहा है? ई से E1 के ऊपर। ऐसा ही है भाई, ये हो गया। एक डायग्राम ऑन बढ़ सकती है, एडी के कम होने वाली, ये एग्रीगेटेड डिमांड, ये एग्रीगेटेड सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम, और यहाँ से आ जाएगी प्राइस रियल इनकम। ऐसा ही है। तो ऊपर आएगा लेबलिंग आएगी प्राइस लेवल, सर नीचे आ जाएगा रियल इनकम। ऐसा ही है भाई। डिमांड कर्व डाउनवर्ड है, इसको एडी बोलेंगे, इसको एएस बोलेंगे, जहाँ पे दोनों इक्वल है वो इक्विलिब्रियम है। ऐसा ही है भाई। अब बताओ, एग्रीगेटेड डिमांड कम हो रही है, किधर शिफ्ट होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। एग्रीगेटेड डिमांड क्या हो रही है दोस्त? कम हो रही है, किधर शिफ्ट होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। जहां पे एग्रीगेटेड डिमांड और एग्रीगेटेड सप्लाई इक्वल है वो न्यू मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है। वहां से आ गई प्राइस, नीचे आ गई रियल इनकम। बोलो भाई, एनी प्रॉब्लम गाइस? हाँ जी, एनी प्रॉब्लम? नो? क्लियर? अच्छा, डायग्राम 1 डायग्राम 2 लिखना जरूरी है, ओके।